हेलो एवरीवन, अगर आप भी क्लास 10 में हो और आपकी भी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का एक नया वायरल पेपर लेकर के आ गया हूं। देखिए, इस टाइम सभी के स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, तो जैसे ही मुझे कोई नया पेपर आपके सामने मिलता है तो मैं आपके सामने उस पेपर को प्रस्तुत करता हूं। और जिस भी प्यारे साथी की अभी तक हाफ ईयरली के पेपर नहीं हुए हैं, मैं आपको एक एक पेपर, जो भी मुझे पेपर मिलता चला जाएगा, मैं आपके सामने हर एक सब्जेक्ट का पेपर मैं आपको देता जाऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10 का है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अगर आपकी हाफ ईयरली पेपर है या फिर आपका बोर्ड पेपर है, प्री बोर्ड पेपर होने वाले हैं, तो उससे पहले आपकी बेहतर तैयारी आपको इस चैनल पर कराई दी जाएगी, है ना। तो इसी कड़ी में देखिए, हम विज्ञान विषय का एक ऐसा वायरल पेपर आपके सामने ले करके आए हैं, है ना। अगर आपकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है तो इस पूरे पेपर को आप एक बार पूरा ज़रूर से अच्छे तरीके से कह सकते हो कि लगा लीजिएगा, है ना। इसके हर एक क्वेश्चंस को आप एग्जाम से पहले लगा करके चले जाना। अगर मैं इस पेपर की बात करता हूं भैया, तो पेपर में हर एक पेपर का वही कंडीशन होता है कि पेपर को करने के लिए सभी को 3 घंटे 15 मिनट समय दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं पेपर के पूर्णांक की बात करूंगा तो भैया 70 नंबर का पेपर आएगा, है ना। सेम इसी तरीके का पेपर आपको परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में मिलने वाला है, ठीक है। मेन चीज़ है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वह सारे क्वेश्चंस आपको आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पेपर का पैटर्न बदल सकता है, यानी स्टार्टिंग में दिखने वाला पेपर बदल सकता है, लेकिन अंदर के सारे क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको सभी परीक्षार्थियों को अपने प्रश्न पत्र को भैया बड़े ही अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन सा क्वेश्चंस इस पेपर प्रश्न पत्र में आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं निर्देश की बात करता हूं तो देखो, निर्देश में पहला निर्देश कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 2 खंडों में विभाजित है। दूसरा हमसे खंड कह रहा है कि प्रश्न पत्र के पहले खंड में सभी प्यारे साथियों को खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करे जाएंगे, ठीक है, यानी दिए जाएंगे, यानी कि इस पेपर में होंगे। तीसरा खंड कह रहा है कि प्रश्न पत्र के दूसरे खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आपको दिए जाएंगे, यानी कि दिए गए हैं। तो ये तो हो गई पेपर की बेसिक जानकारी, है ना। तो चलो भैया, अब मैं आपको बताता हूं इस पूरे प्रश्न पत्र के सबसे पहले जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा और इसका जो राइट आंसर है मैं आपको वो भी टिक लगाऊंगा, और आपसे मैं जो भी क्वेश्चंस होगा उसको मैं बेहतर तरीके से मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को आपको एक एक करके नोट कर लेना है। और अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी नहीं हुई है, पेपर भैया बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो, सबसे पहला देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि जिंक धातु की अभिक्रिया यहाँ पर H2SO4 से करा दी गई है, जिसके फलस्वरूप जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्वेश्चंस कह रहा है कि भैया ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। हमसे ये क्वेश्चंस कह रहा है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो चलो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी आपको जो रिएक्शन दे रखी थी वह आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अब बहुत सारे प्यारे साथियों को लग रहा होगा कि भैया जी ये किस तरीके से विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं। रिएक्शन आप लोगों की कुछ इस तरीके से थी कि जिंक धातु थी, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का FeSO4 का विलयन था, ठीक है। FeSO4 का विलयन था। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, ठीक है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर H2SO4 का विलयन था, ठीक है। जिंक धातु थी और H2SO4 का विलयन था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जिंक धातु क्या कर रही है, इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रही है और स्वयं उसके विलयन में आ जा रही है, ठीक है। तो देखो, जिंक धातु ने यानी कि हाइड्रोजन को उसके विलयन से हटा करके स्वयं उसके विलयन में आ गया, ठीक है, यानी जिंक धातु आ गई। बची हुई हाइड्रोजन आपकी, कह सकते हो कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो जब भी कभी इस तरीके की रिएक्शन आपको दिखे जहां पर एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील, कह सकते हो कि तत्व को उसके विलयन से हटा दे, यानी उसको विस्थापित कर दे, है ना, स्वयं आ जाए वहां पर, देखो जिंक SO4 के साथ आ गया ना, तो ऐसी रिएक्शन को मेरे प्यारे साथी आपको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि लहसुन पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अगर मैं लहसुन पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाल देता हूं ना, तो ऐसी कंडीशन में भाई कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। तो इस चीज को आपको याद रख लेना है। तो राइट आंसर मैं देखता हूं, तो क्वेश्चन में देखिए,
क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो राइट आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसको आप बिल्कुल सही लगा लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसको नोट करो सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से यह बताना है कि हमारा अम्लीय लवण कौन सा होने वाला है। तो जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, अम्लीय लवण आपका कौन सा होगा, आपको वह बताना है। देखो यहाँ पर अगर मैं अम्लीय लवण की बात करता हूँ तो मेरे प्यारे साथी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी को आप बिल्कुल सही लगा लेंगे, यानी अम्लीय लवण यहाँ से हमारा जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा NaHSO4, ठीक है, NaHSO4। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। इसको क्या बोलते हैं प्यारे भाई, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो चलो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, यानी अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहां पर आप लोग का की जगह ऑफ कर लो, यहां का की जगह आप लोग ऑफ कर लो, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखो ऑप्शन में आपको, सही ऑप्शन में आपको बताता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी कि CaSO4, ठीक है, डॉट हाफ H2O, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जिसको हम POP बोलते हैं, है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में POP बोलते हैं। तो भैया इस POP का जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है CaSO4, ठीक है मेरे प्यारे साथी, हाफ H2O होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो जल के अणु होते हैं वह आपके 1/2 यानी आधा जल का अणु आप लोगों का होता है। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक विलयन, ठीक है, यहाँ पर आप लोग विलयन कर लो, ठीक है, और इस छोटी ई की मात्रा को हटा लो। कुछ इस तरीके से आपको विलयन लिखना होता है, ठीक है, पेपर में आपको कुछ इस तरीके से विलयन लिखा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻⁻⁻ मोल प्रति लीटर है ना। कह रहा है कि इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो आपको एक चीज याद रख लेनी है, यहां पर हमसे हाइड्रोक्साइड आयन पूछ रहा है, यानी OH माइनस आयन का पीएच वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया, OH माइनस आयन का पीएच वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सभी को याद कर लेना है कि H प्लस, ठीक है, H प्लस आयन, ठीक है, प्लस OH माइनस आयन, इसका जो योग होता है वह 14 के बराबर में होता है, ठीक, कितने के बराबर में होता है, 14 के बराबर में होता है। देखो यहां से अगर मैं H प्लस आयन को मैं बात करता हूं, H प्लस आयन की, ठीक है, तो यहां से हमको जब H प्लस आयन आप निकालोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो निकलती है तब जाकर के आपका पीएच का मान निकलता है। इसकी वैल्यू जब निकालोगे H प्लस आयन की, तब जाकर के आपको कह सकते हो कि पीएच की वैल्यू निकल के आती है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो OH बराबर देखो -12, 10 की घात कितना दे रखा है, -12। तो जितनी 10 की घात दे रखी हो बस उसी को आपको क्या करना होता है, लिख देना पड़ता है प्लस करके, उसको प्लस करके आपको लिख देना पड़ता है, ठीक है। ये देखो ये 10 की घात -12 दे रखा है ना, तो मेरे प्यारे साथी आपको इसको क्या कर देना, प्लस में कर देना। तो यहाँ से आप अगर आप देखोगे, है ना, अगर आप देखोगे तो H प्लस बराबर में आप सभी को आ जाएगा यहाँ से 12, ठीक है, वो भी प्लस का, बराबर में 14। और जब आप H प्लस आयन बराबर लिखोगे, 1 मिनट, ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो H प्लस आयन बराबर में 14 माइनस का 12 हो जाएगा, और यहां से आपका 2 राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं पीएच वैल्यू की बात करता हूं तो 2 आपकी आ जाएगी। इस तरीके से राइट आंसर आपको बिल्कुल सही लगा लेना है आंसर नंबर ए को, ठीक है। देखो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 हमारा क्या कह सकते हो कि पीएच मान आएगा। और किस तरीके से सॉल्व करना मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपको एक एक क्वेश्चन बहुत प्यारे तरीके से नोट कर लेना है। मेन चीज़ है जो आपका राइट आंसर है ये आपको टिक लगाना, मतलब ये आपको याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो कुछ भी आपको सॉल्व करने का तरीका नहीं पता रहता है, लेकिन अगर आपको राइट आंसर पता रहता है तो उसमें आपको पूरे के पूरे 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल सके कि इसका राइट आंसर आया कहाँ से है, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि मेन चीज़ आपको राइट आंसर बस याद रखना है,
ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए भैया आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है। देखो यहाँ पर आपको पारा दे रखी है, सोडियम दे रखी है, सीसा दे रखी है और लोहा दे रखी है। अगर मैं किसी ऐसी धातु की बात करता हूँ जो ऊष्मा की कुचालक होती है ना, तो वह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना, वह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सीसा। यानी अगर मैं सीसा की बात करता हूँ, है ना प्यारे साथी, अगर मैं सीसा की बात करता हूँ तो सीसा हमारा एक कह सकते हो ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट विलयन का, कह रहा है कैल्शियम सल्फेट विलयन जो होता है, सॉरी आप लोग इसको विलयन भी बोल सकते हो या फिर कैल्शियम सल्फेट भी बोल सकते हो। तो कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट जो होता है इसका सूत्र क्या होता है। मेरे प्यारे साथी इसका सूत्र होता है Ca, ठीक है, CaPO3, CaPO4 का होल ट्वाइस। तो ये होता है इसका रासायनिक सूत्र, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप बिल्कुल सही लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने आपको 7 क्वेश्चंस करा दिए हैं और ये 7 के 7 क्वेश्चंस आपको पेपर में एकदम रट के जाने हैं। जिस भी प्यारे साथी का अभी भी हाफ ईयरली पेपर नहीं हुआ है वह इन सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से नोट करके जाएगा और देख लेना, अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन पेपर भी आपके परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, अब चलो बात करते हैं अगले उपखंड की। उपखंड हमारा यहाँ पर खा रहने वाला है ना। जिसको भी नहीं पता मैं आपको बता दूं कि उपखंड खा में हमें एक अगला खंड देखने को मिलेगा, यानी अगला खंड हमको बायोलॉजी देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो आएगा वह उपखंड गा होगा जिसमें हमको फिजिक्स देखने को मिलेगी। तो बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि केवल जल में घुलनशील होता है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि केवल जल में क्या घुलनशील होता है। देखो यहाँ पर आपको विटामिन ए दे रखा है, विटामिन डी दे रखा है ना, विटामिन सी दे रखा है और विटामिन यहाँ पर आप लोग के कर लो। ठीक है, तो यहाँ विटामिन आप लोग के कर लो। और अब हमसे बताना है कि आपको ऐसा कौन सा यहाँ पर विटामिन होता है जो केवल जल में घुलनशील होता है। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी विटामिन सी जो होता है ये आपका जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग बिल्कुल सी कर लेंगे, यानी विटामिन सी जो होता है ये आपका एक जल में घुलनशील आपका विटामिन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अगर मैं लार की बात करता हूँ तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथी इसका बिल्कुल सही आंसर आपको टिक लगा लेना है एमाइलेस। ठीक है, क्या टिक लगा लेना है, एमाइलेस। देखिए एमाइलेस जो आपका होता है ये आपका लार में एक होता है एंजाइम, वहाँ पर आपको पाया जाता है, यानी एमाइलेस नामक। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सॉरी एमिलेस होता है, एमाइलेस नहीं एमिलेस। ठीक है, तो एमिलेस नामक जो एंजाइम होता है ये कहाँ पर पाया जाता है मेरे प्यारे साथी, ये आपका लार में पाया जाता है। जो मुंह के अंदर आपकी लार बनती है तो वहाँ पर ये आपका पाया जाता है। इसका कार्य होता है कि जो आप भोजन को ग्रहण करते हो उसको लेई जैसा बनाने का कार्य हमारे एमाइलेस एंजाइम का काम होता है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी एमाइलेस, इसको नोट कर लो। इसके बाद बात करते क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नोट करेंगे। कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। अगर मैं थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि इस कह सकते हो कि इस कमी से जो रोग होता है मेरे प्यारे साथी वो घेंगा रोग होता है। कौन सा होता है, घेंगा रोग। यानी राइट आंसर आप टिक लगा लेंगे क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए को, यानी घेंगा रोग जो होता है वह थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। तो राइट आंसर आपका 10वां का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। यानी अगर मैं पत्तियों की बात करता हूं तो देता हूं वह भाग आप लोगों का होता है पुदीना में। ठीक है, किसमें, पुदीना में। तो पुदीना में आप बिल्कुल सही कर लोगे कि पुदीना में क्या होता है कि कायिक जनन जो होता है वो पत्तियों द्वारा होता है। कायिक जनन का मतलब होता है कि पत्तियों के द्वारा, किसके द्वारा मेरे प्यारे साथी, पत्तियों द्वारा नए कह सकते हो नए पौधे जो होते हैं वह आते हैं। पत्तियों द्वारा क्या आते हैं, नए पौधे आते हैं। ठीक है, तो वह कौन सा पौधा होता है जिसमें पत्तियों द्वारा नए पौधे आते हैं।
तो मेरे प्यारे साथी वह पौधा होता है पुदीना का। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग बिल्कुल टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पुदीना में। ठीक है, तो पुदीना में क्या होता है कि कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो पौधे आते कहाँ से, तो नए पौधे आते पत्तियों से। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल पुदीना हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे सभी प्यारे साथी, और इस 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है उसको बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो आपको यह बताना है कि जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन द्वारा कह सकते हो कि किसमें होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, है ना। इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे ईस्ट में। कहाँ पे होता है, ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में क्या होता है कि कह सकते हो कि अलैंगिक जनन होता है किसमें, मुकुलन द्वारा। तो मुकुलन की एक प्रक्रिया होती है, देखिए मुकुलन आपकी एक प्रक्रिया होती है ना। और इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है कि ईस्ट में कह सकते हो कि नए, है ना, नए पौधे बनते हैं या फिर नया जनन के द्वारा नए जीव बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ईस्ट हो जाएगा, इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि डीएनए पाया जाता है। देखो डीएनए की अगर मैं बात करता हूँ, डीएनए, डीएनए क्या होता है, तो डीएनए आप सभी को बताना है कि कहाँ पर पाया जाता है। देखो डीएनए जो होता है मेरे प्यारे साथी, कोशिका के कोशिका द्रव में, कोशिका जो कोशिका होती है ना, कोशिका, तो कोशिका के अंदर केंद्रक, तो वहाँ पर ही आपका पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक देखिए मैंने आपको 13 नंबर क्वेश्चन तक, यानी क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न 13 तक मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए ये सारे क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के थे। और अब यहाँ से आपको जो अगला खंड देखने को मिलेगा, यानी अगला उपखंड देखने को मिलेगा, वह आपका गा होगा, है ना। तो गा उपखंड में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। और उपखंड गा के अंदर आपको मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सारे आपको तैयार कर लेने हैं, है ना। फिजिक्स के सारे हमारे क्वेश्चंस होंगे, है ना, है ना। एक एक उपखंड आपका पेपर में आएगा। सबसे पहले केमिस्ट्री आएगा, फिर आपकी बायोलॉजी पूछी जाएगी, फिर आपकी फिजिक्स आएगी। तो इस तरीके से आपके पेपर में कह सकते हो कि क्वेश्चंस आएंगे, है ना। सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके कराने वाला हूँ। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की। तो आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। ठीक है, एक एक प्रश्न को, है ना, एक एक क्वेश्चंस को सारे साथी नोट करेंगे। और एग्जाम देने जाना तो भैया इन क्वेश्चन को छोड़ के बिल्कुल मत आना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का राइट आंसर टिक लगा के आना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। यानी हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश किरण, यानी जब एक प्रिज्म पर, यानी ये हमारा क्या है मेरे प्यारे साथी, ये हमारा एक प्रिज्म है। ये क्या है, तो ये हमारा एक प्रिज्म है। कह रहा है कि जैसे ही प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण पड़ती है, ठीक है, मान लो ये हमारा प्रिज्म है, एक प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से आ रही है। तो एक प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म के अपवर्तन के फलस्वरूप वह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है ना। तो कह रहा है कि जब 7 रंगों में विभाजित हो जाती है तो उसके फलस्वरूप कौन सा ऐसा रंग होता है जो सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक विचलन होता है। तो सबसे अधिक जिस रंग का विचलन होता है मेरे प्यारे साथी, वह होता है बैंगनी रंग। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब यदि मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। मतलब कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है जो कि दूरवस्थी, मतलब ये मान लो जी ये हमारा एक व्यक्ति है, इससे 50 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु, मतलब कि कोई वस्तु रखी हुई है ना, और उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो वह व्यक्ति उस वस्तु को, यानी उस लिखी हुई चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो उसकी आंखें होती हैं, है ना, उसमें कौन सा रोग होता है। तो मेरे प्यारे साथी अगर निकट, मेरे प्यारे साथी अगर दूर स्थित वस्तुएं हैं, अगर दूर स्थित वस्तुएं हैं और उस व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका आप लोग जस्ट अपोजिट कर देना है कि निकट कर देना। क्या कर देना है, दूर का निकट कर देना है। तो निकट दृष्टि दोष यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 को भी आप सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रकाश का वेग
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रकाश का वेग निम्न से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो निर्वात होता है ना, निर्वात, तो निर्वात में सबसे अधिक क्या होता है कि सबसे अधिक जो होता है वह हमारा प्रकाश का वेग होता है। तो राइट आंसर आपको निर्वात बिल्कुल सही कर लेना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस मैं आपको सही टिक लगवा रहा हूं, मतलब एक एक वह क्वेश्चंस करा रहा हूं। और ये पूरा पेपर देखो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हाफ ईयरली पेपर नहीं हुआ है तो इस पूरे पेपर के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, है ना। चलिए बात करते हैं आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उत्तरों लिख देंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। और हाँ, इससे पहले मैंने क्वेश्चन जो कराया था उसका मैंने राइट आंसर टिक नहीं लगाया था, तो उसका भैया सभी प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर डी को बिल्कुल राइट कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी निर्वात को बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है ना। तो देखो इसका बिल्कुल सही आंसर आपको टिक लगा लेना है, काला। देखो चंद्रमा से अगर हम लोग आकाश को देखते हैं तो वहां से देखने पर जो आकाश दिखाई पड़ता है वह काला दिखाई पड़ता है। वहीं अगर मैं पृथ्वी से आकाश को देखता हूं, दिन के समय में देखता हूं तो नीला दिखाई पड़ता है, और अगर रात के समय में देखता हूं तो काला दिखाई पड़ता है ना। तो अगर मैं चंद्रमा की बात करता हूं तो चंद्रमा में हर एक समय आकाश जो होता है वह काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन 18 कह रहा है कि विद्युत शक्ति जो हमारी P होती है इसका सही सूत्र क्या होता है। अगर मैं इसके सही फॉर्मूले की बात करता हूं तो देखो विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है कि विद्युत जो शक्ति होती है P, इसका फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर और P बराबर वी आई होता है। ठीक है, ये दो फार्मूले आपको एकदम अच्छे से याद कर लेने हैं। बट अगर मैं इस फॉर्मूले को देखता हूं तो यहां कहीं पर भी दे नहीं रखा है, लेकिन P बराबर आई स्क्वायर आर फार्मूला यानी सूत्र जो हमारा है वह दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो यानी बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी विद्युत शक्ति जो P हमारी होती है इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल सही लगा लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। सारे प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 19 को नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न परिपथ, हमारे पास कोई एक परिपथ है ना। कह रहा है कि परिपथ में ए बिंदु से और बी बिंदु से, यानी मान लो कोई एक बिंदु आपका पास एक ये ए है, ठीक है, दूसरा बिंदु आपके पास कोई बी है। तो आपसे कह रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। देखो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आप लोगों को फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक फिगर बनाना पड़ेगा और फिगर में आप सभी लोगों को एक चीज़ यहाँ पर याद कर लेनी, फिगर आपका क्या रहने वाला है। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आप सभी को क्या करना है कि ये वाला आपको फिगर नोट कर लेना। देखो यहाँ पर आपको एक परिपथ दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर आप सभी को इस तरीके से परिपथ आपके पेपर में दिया जाएगा और आप सभी को यह वाला क्वेश्चंस आपके पेपर में होगा। और क्वेश्चंस आपसे कहेगा कि इस परिपथ ए व बी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। मतलब आपको तुल्य प्रतिरोध कहने का मतलब है आपको एक बड़ा वाला आर प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर आपको छोटे छोटे तीन प्रतिरोध दे रखे, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और आपका तीसरा ये हो गया। देखो सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है कि सबसे पहले आपको समांतर क्रम में दिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में सॉल्व कर लेना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो आपका हो जाएगा 1/2, है ना, 1 मिनट, 1/1 प्लस 1/1, मतलब इन दोनों का जो योग निकल के आएगा वो 2 निकलेगा। ठीक है, अब देखो ये आपका श्रेणी क्रम में आ गया। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में आ गया है 2 ओम। ठीक है, अब आपको इसी के साथ एक और प्रतिरोध 0.5 ओम का श्रेणी क्रम में दे रखा है। मेरे प्यारे साथी आपको देखिए जब आप श्रेणी क्रम में सॉल्व करेंगे प्रतिरोध को तो वहां पर आपको कह सकते हो कि आपको बट्टे में नहीं सॉल्व करना है, आपको डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। मतलब आपको डायरेक्ट जोड़ देना है, R1 प्लस R2 कर देना है। तो ये आपका 2 दे रखा है, ये आपका 0.5 है, दोनों को जोड़ोगे तो 2.5 आ जाएगा, यानी राइट आंसर आपका 2.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो एक परिपथ हमारे पास मैंने आपको बनाकर दिखाया था अभी, यानी ये वो जो परिपथ था वो आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, लेकिन आपके पेपर में वह परिपथ दे रखा होगा, है ना। और उस परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच में आपको धारा ज्ञात करनी पड़ेगी, आपको प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध यानी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर देना पड़ेगा, और जो हमारा निकलेगा 2.5 ओम, है ना। राइट आंसर आपका 2.5 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार ये आपके हाफ ईयरली पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो यह मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। किसका होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी विद्युत ऊर्जा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा किलोवाट घंटा होता है किसका मात्रक होता है, तो आप कहेंगे कि हमारा भैया जी विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल सही लगा लेंगे, है ना। चलिए यहाँ तक अगर आपने क्लास को पूरा देखा है तो 20 के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से रट के चले जाने हैं, है ना। अब चलो बात करते हैं वर्णात्मक क्वेश्चंस की, यानी ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि भैया आपके पेपर में आते हैं, कह सकते हो कि 50 अंक के। यह वर्णात्मक क्वेश्चंस आपके पेपर में 50 अंक के आते हैं। एक एक क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और एक एक क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो पेपर में आप आसानी से 50 में कह सकते हो 40 प्लस नंबर ले आओगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में भैया आने वाले हैं अगर आप हाफ ईयरली पेपर देने वाले हो, ठीक है। तो चलो एक एक करके सारे उपखंड के क्वेश्चंस देखेंगे और सारे क्वेश्चंस आपके सामने हम बताने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहला देखो उपखंड हमारा का होगा और इस उपखंड का में हमको देखने को मिलेगी केमिस्ट्री, ठीक है। इस उपखंड में हमको देखने को मिलेगी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको कराऊंगा, एक एक क्वेश्चंस आपको भैया अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपको जो नोट करना है मेरे प्यारे साथी, वह आपको नोट करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का वर्णात्मक डाल के नोट कर लेना कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। देखो आपके परीक्षा में संतुलित समीकरण से लगभग हाफ ईयरली में मैंने देखा हर एक क्वेश्चन पेपर में संतुलित रासायनिक समीकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने, ये 4 क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन तैयार करना है कि क्या होता है जब सोडियम धातु की क्रिया, है ना, सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, यानी जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो इसको आप नोट कर लोगे। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि क्या होता है कि जब हम लोग विरंजक चूर्ण की क्रिया हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है, तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि क्या होता है जब हम लोग सोडियम ऑक्साइड यानी कि N2O यानी कि NO2 कह लो या फिर, है ना, ठीक है, NO2 होता है कि N2O होता है, NO2 होता होगा, ठीक है। तो NO2 की जब क्रिया हम लोग जल से कराते हैं, है ना, जब हम लोग इसको H2O में घोलते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो आपको विधिवत तरीके से एकदम अच्छे तरीके से इसकी रिएक्शन को बताना है, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको गूगल से ChatGPT से इनका स्क्रीनशॉट ले करके परीक्षा से पहले तैयार करके चले जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको नोट करना है कि सोडियम ऑक्साइड को जब जल से घोला जाता है ना, तो क्या होता है। चलिए 4 क्वेश्चंस अच्छे से नोट कर लो, है ना। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कास्टिक सोडा एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए। क्या करिए, 2 उपयोग लिखिए। तो आपको कास्टिक सोडा के सबसे पहले 2 उपयोग लिख देने हैं और इसके बाद आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के मेरे प्यारे बच्चों आपको 2 उपयोग लिख देने हैं। 2 उपयोग लिखने के बाद आपके 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी कि जिंक सल्फाइड से जिंक धातु प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिएगा। यानी कि जो जिंक सल्फाइड होता है, ठीक है, ZnSO4, तो ZnSO4 से जब मैं जिंक धातु यानी हमारी जो जिंक धातु होती है इसको मैं कैसे प्राप्त करूंगा, इसके लिए आपको कह सकते हो कि रासायनिक समीकरण देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है और सारे क्वेश्चंस आपको इस बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे अगर आप लोगों ने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के इन सारे क्वेश्चंस को अगर आपने गूगल लेंस में पेस्ट कर दिया, गूगल लेंस में जा करके जो गूगल लेंस आपका होता है वहाँ पर सारे क्वेश्चंस को अगर आपने सर्च कर लिया, है ना, तो सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चंस का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा कि मिश्र धातु किसे कहते हैं,
कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुएं कौन सी होती हैं वह आपको बताना है और उनके नाम, संगठन और आपको उनके उपयोग भी लिखने हैं। यह क्वेश्चंस आपके 4 नंबर का है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी पूछी गई हैं। सबसे पहली चीज़ पूछी गई कि मिश्र धातु क्या होती है, इसकी आपको परिभाषा देनी है ना। इसके बाद इसकी कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के, यानी जो हमारी कॉपर धातु होती है इसके दो प्रमुख जो मिश्र धातुएं होती हैं, यानी कॉपर से मिलकर के दो बनने वाली मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग आपको लिखना है। मतलब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना है और गूगल लेंस पर जाकर के पेस्ट कर देना है। आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जिसको आपको नोट कर लेना और पेपर से पहले अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब देखो 6 नंबर में हमको दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 6 नंबर में आपको दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें केवल एक क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने पेपर में करके आना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने किसी लवण के जल अपघटन की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ये क्वेश्चंस तैयार कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, 6 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा चाहता है कि नहीं मैं ये क्वेश्चंस नहीं करना चाहता, तो मेरे प्यारे साथी आपको ये क्वेश्चंस तैयार कर लेना है। टिप्पणी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टिप्पणी वाला। अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो बोर्ड परीक्षा के लिए 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में भी ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आया हुआ है। सबसे पहली टिप्पणी आपकी है भर्जन प्रक्रिया, दूसरी टिप्पणी आपकी निस्तापन है और तीसरी टिप्पणी आपकी है धातुमल। तो भर्जन हो गया, निस्तापन हो गया और धातुमल, ये तीनों के तीनों टिप्पणियों को बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। 2-2 नंबर आपको एवरी टिप्पणी के लिए मिल जाएगा, तो 6 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा, है ना। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बारीकी तरीके से मैंने समझाए और सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, गूगल लेंस पर जाकर के इनको आपको सर्च कर लेना है, आपको एकदम अच्छे से इनका आंसर मिल जाएगा, है ना। और आपको सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। चलिए मैं आपको आगे के सारे क्वेश्चंस कराता हूं। अभी मैं आपको बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चंस कराने रह गए हैं। एक एक उपखंड के मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा और 70 में 70 नंबर आपका मैं आज के इसी वीडियो में आपको पक्का करा दूंगा। चलिए बात करते हैं प्यारे साथी क्वेश्चंस नंबर यानी उपखंड नंबर खा की। अब देखिए यहाँ पर आपको उपखंड खा में आप सभी को बायोलॉजी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी जितने भी इस प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस, हाफ ईयरली के पेपर में जितने भी बायोलॉजी के वर्णनात्मक क्वेश्चंस पूछे गए, सारे क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि 50 में मेरे 40 प्लस नंबर आ जाए, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले तैयार कर लेने हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको तैयार करना है 2 नंबर के लिए कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको तैयार कर लेना। अगला प्रश्न तैयार कर लेना क्वेश्चन नंबर दूसरा कि रसांकुर। ठीक है, रसांकुर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, रसांकुर। ठीक है, तो रसांकुर क्या होते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, इनका क्या कार्य होता है। 2 नंबर में प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। 2+2 यानी 2+2। तो पहला क्वेश्चन आपके पेपर में 4 नंबर का आता है, 5वां नंबर क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों 4 नंबर आपके यहां से पक्के हो गए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कहां पर पाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, इसके प्रमुख कार्य भी आपको बताने। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर वाले 2 प्रश्न आपको ये दे रखे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। मनुष्य में जो वृक्क होता है, मनुष्य में वृक्क, मनुष्य में एक भाग होता है वृक्क। तो मनुष्य में जो भाग वृक्क होता है, इसकी संरचना व इसका नामांकित चित्र बनाना है और इसकी सहायता से, मतलब इसकी सहायता से आपको उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसको समझाना है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में छपा हुआ है, हाफ ईयरली के पेपर में। तो इसके बाद देखिए उपखंड में आपको दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है कि ऑक्सीजन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ये प्रश्न पेपर में कर लिया तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, तो आप दोनों में से कोई एक प्रश्न तैयार कर लेना। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला प्रश्न तैयार कर लेना और अगर आप चाहते हो तो आप लोग ये वाला प्रश्न भी तैयार कर लेना। तो ऑक्सीजन क्या होता है ये बताना है और प्रकाश अनुवर्तन में ऑक्सीजन के कार्यों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर के लिए तैयार कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं उपखंड गा की, है ना। अब बात करते हैं उपखंड गा की। तो उपखंड गा में आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वह सारे क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के होंगे
और फिजिक्स के मैं आपको एक एक क्वेश्चन का जल्दी से बताता हूं, आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है और वीडियो को देखने के बाद आपको गूगल लेंस पर जा करके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से नोट कर लेने हैं। पहला प्रश्न आपको नोट करना है मेरे प्यारे साथी, पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और सीधा जाकर के पेपर में, मतलब इसका गूगल लेंस में जा करके इसको सर्च कर लेना। वहां पर आपको एकदम अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना, जहां से आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। प्रश्न हमारा बहुत आसान है, कह रहा है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। ठीक है, कह रहा कि कांच में अगर प्रकाश की चाल कितनी होगी, अगर निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है, अगर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल मेरे प्यारे बच्चों आपको ज्ञात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? गूगल लेंस के द्वारा मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अवतल दर्पण की प्रमुख स्थिति, अवतल दर्पण की प्रमुख स्थिति आपको बतानी है। वस्तु से प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा खींचकर प्रदर्शित करना है, प्रकृति भी बतानी है और वस्तु की स्थिति भी आपको बतानी है। 2+2 यानी ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। दोनों में आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथी? आपको किरण आरेख बनाना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच हो, और दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र और फोकस F के बीच में हो। तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चंस हैं। दोनों क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो 4 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब देखिए, आपके प्रश्न पत्र के अंतिम के 2 प्रश्न बचे हुए हैं, 6-6 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपकी जो फिजिक्स होगी ना, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री हो, है ना, वर्णनात्मक क्वेश्चंस जो भी आपके 6-6 नंबर के आएंगे वे अथवा में आपके पूछे जाएंगे। 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न अच्छे से तैयार कर लो और उसी को पेपर में छाप के चले आना। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन आपका डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए। इस प्रश्न पत्र में देखिए क्या होता है कि एक प्रिज्म होता है, ठीक है, इस पर एक प्रकाश किरण आती है जो कि 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस पूरे प्रश्न को आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है और गूगल लेंस पर जाकर के इसको अच्छे से सर्च करके इसका आंसर तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बल्ब जिसमें एक तार पर 100 वाट और विभवांतर 220 वोल्ट है और दूसरे वाट पर कह सकते हो 60 वाट है और इस पर भी विभवांतर 220 वोल्ट दे रखा है। कह रहा है कि विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट है और ये दोनों ही आपके जो बल्ब हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो आपको विद्युत मांस से नहीं, विद्युत मेंस, ठीक है, यहाँ मेंस कर लेना, ठीक है, यहाँ मेंस कर लेना। तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उसे ली गई अलग अलग धारा का मान ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का ये न्यूमेरिकल है, 6 नंबर का ये डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में करके आना है ना। और इस तरीके से संपूर्ण प्रश्न पत्र को, इस वायरल प्रश्न पत्र के जो भी क्वेश्चन है मैंने आपको बताए, एक एक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 70 में 70 नंबर आपका पूरा पक्का हो जाएगा। और जिस भी प्यारे साथी को 70 में मिनिमम 60+ नंबर लाने हैं तो इस वायरल प्रश्न पत्र को अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले जरूर तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा ये हर एक जिले में पेपर पूछा जा रहा है।